नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर पाई। उसके वजह ये थी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार विधानसभा की बनाई गई थी, वो पहला कदम तो बहुत उचित था, लेकिन जब अजीत पवार को अपनी महायुति में इंक्लूड किया गया तो उसका प्रभाव जनता पे कुछ गलत गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दल अच्छा नहीं कर पाए लोकसभा के चुनाव में। उससे सबक लेते हुए बीजेपी फिर सतर्क हुई और अब आने वाले विधानसभा में वो अपने सीटों के बंटवारे इस तरह से कर रहे हैं जिसमें कि बीजेपी मुख्य दल होने के नाते 151 से 155 सीट्स लड़ रही है, जिसमें अजीत पवार गुट कुछ और मांगना चाह रहे हैं। शायद 1-2 सीट्स उनको और दे दी जाएंगी। इस तरह से महाराष्ट्र की विधानसभा में 150 सीटों पर बीजेपी लड़ेंगी और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपने अपने बाकी के सीटों पे और कुछ एक सहयोगी छोटे दल 1-2 सीट्स के साथ लड़ेंगे। उधर महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीटों की खींचतान चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से उद्धव ठाकरे शिवसेना करीब 90 सीट्स पर लड़ने की तैयारी कर रही है और इस तरह से उनका समीकरण बन रहा है। तो आइए चलते हैं कि अगर ये इस तरह से सीट्स बंटवारे जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, यदि जनता ने कर दिए तो आगे आने वाले समय में कौन लोग सत्ता में होंगे और कौन विपक्ष में होंगे। सक्सेना साहब, आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं जी। शायद 13 नवंबर को इलेक्शन है और 23 नवंबर तक सारे जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसमें बीजेपी बहुत सतर्क है। अजीत पवार गुट का लेना, मैं समझता हूं कि सामाजिक तौर पर भी पब्लिक ने ये महसूस किया कि अजीत पवार को लेने की आवश्यकता नहीं थी जब एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ उनकी गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे कुछ अत्यधिक प्रभाव कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अजीत पवार को लॉजिकली कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ऐसे नहीं लिया गया होगा जी। तो क्या रीज़न था कि उनको एक अजीत पवार गुट को बीजेपी ने एक तीसरा साथी बनाया एकनाथ शिंदे के रहते, जबकि बहुमत तो एकनाथ शिंदे के साथ भी चल रहा था जी। देखिए, अजीत पवार जी का शरद पवार जी एलायंस से पूरी रही है। मराठावाड़ा की राजनीति में सेंध लगाने के लिए, जो राजनीतिक भाषा में सेंध लगाना है, उसके लिए सबसे ईजिएस्ट वे था उस गुट में तोड़-फोड़ करना, और वो तोड़-फोड़ अजीत पवार जी हो गए। लेकिन वो लोकसभा चुनाव में तो प्रयास, इनकी छवि इतनी खराब थी, आ तो गए और पर वो छवि को छोड़ के नहीं आए, छवि भी साथ ले आए। यानी कि शरद पवार की अभी भी छवि जनता पे बनी। शरद पवार की और अजीत पवार की आज स्प्लिटिंग होके शरद पवार फायदे में रहे हैं, अजीत पवार घाटे में रहे हैं, क्योंकि शरद पवार अब कहने लगे मैं बड़ा ईमानदार हूँ, बढ़िया तरीके से लड़ रहा हूँ। और दूसरी चीज़, बीजेपी के लिए भी एक सिरदर्द साबित हुआ है ये। बीजेपी कभी भी अलायंस करके नहीं लड़ना चाहती है, बीजेपी अपने तरीके से लड़ना चाहती है। बीजेपी भरपूर सीटों के साथ लड़ रही है और इतनी सीटें जो कम रहेंगी वो अपने लेवल पे मैनेज कर सकती है। बीजेपी का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जन आधार है, मजबूत जन आधार है। फडणवीस उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, गडकरी हो या गडकरी हो, ये तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। मैं बाई एंड लार्ज बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई नया ही आ जाए, मध्य प्रदेश में जैसे प्रयोग हुआ, राजस्थान में प्रयोग हुआ, एस्टेब्लिश लोग रह गए अपने पूर्वाग्रस्त केंद्र में। मुझे लगता है कि फडणवीस ने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया कि एक मुख्यमंत्री के पद पर रहकर एक ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में उप मुख्यमंत्री करके कार्य करना उनकी शालीनता और सहनशीलता का उदाहरण है। तो वो जनता पास मैसेज जा रहा है जी। तो उसका रिजल्ट लोकसभा में तो नहीं मिल पाया इन लोगों को, जो आपने लॉजिक बताया, तो वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, बल्कि नुकसान में गया बीजेपी के लिए और शरद पवार के फेवर में चला गया जी। लेकिन उस घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सतर्क है और बाकी दल, एकनाथ शिंदे भी सतर्क। उधर उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत ही नाजुक सी है, लेकिन उन्होंने प्रयास करके यह पूरा दबाव बना के लगभग 90 सीट्स पर लड़ने की ठान ली है और वो बन भी रहा है। नहीं, उद्धव ठाकरे जी अब पुरानी स्थिति में तो नहीं लौट पाएंगे किसी भी कीमत पर जी, क्योंकि
जो महाआघाड़ी में ये आ गए हैं, महाआघाड़ी और ये इंडिया अलायंस में अंतर है, छोटा अंतर है पर है, और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, खास करके मुस्लिम वोट्स को लेकर के। जी, मुस्लिम वोट्स महाआघाड़ी में इनको शिंदे जी, इनको बिल्कुल उद्धव जी को पसंद नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं। जिसका नहीं तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम नहीं देंगे तो क्या शिव सैनिक भी नहीं देंगे इनको वोट? मुस्लिम वोट बटेगा, और शिवसेना का स्प्लिट हुई है बाकायदा। शिवसेना मुस्लिम्स की तो बिल्कुल तैयारी रहती है कि उन्हें ये हमेशा भविष्य में खतरा रहेगा कि उद्धव ठाकरे की सीट्स अगर कुछ ठीक ठाक रहीं तो वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, छोटे भाई की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि उनकी हमेशा बड़े भाई की भूमिका रही महाराष्ट्र में। बीजेपी ने तो ऑप्शन खुला रखा है, उद्धव जी को भी रखा है, शिंदे जी को इग्नोर कर देंगे। तमाम जगह हुआ है, तमाम आप स्टेटों की अलायंस में देखा होगा, ये होता रहा है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी का प्रयास होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव जी दोनों लड़ तो अलग अलग रहे हैं, दोनों गुटों से, जी, दोनों जो अलायंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये अलायंस नया नजर आएगा आपको। नहीं, देखिए, शिंदे जी का जहाँ तक मामला है, शिंदे जी की कोई आइडियोलॉजी तो आई नहीं है निकल के जी। शिंदे जी ने एक विश्वसनीय कार्यकर्ता थे, नेता थे, और उद्धव जी के संग लगे रहे। हाँ, प्रधान मुख्यमंत्री के भी में कोई छाप तो नहीं छोड़ पाया। अचीवमेंट तो है नहीं जो छोड़ा जाए। उन्हें बीजेपी उन्हें एक तरीके से जैसे कुछ लोगों को ढोना होता है, वो ढो रही है। जैसे इंडिया अलायंस में सीपीआई, नहीं, वो तो उनकी मजबूरी थी, उस समय तोड़ने की बात थी, बस उस समय बेज अचीवमेंट था। तो दोस्तों, मुझे नजर आता है कि आने वाले समय पे जब इस तरह का चुनाव होगा तो जिस तरह के नैसर्गिक संबंध होते हैं, बीजेपी और उद्धव ठाकरे के और शिवसेना के नैसर्गिक संबंध थे वर्षों पुराने, लेकिन उद्धव ठाकरे की नादानी से या महत्वाकांक्षाओं से ऐसी स्थिति बनकर आई कि वो ऐसे दलों के साथ गए जिन दलों के बारे में उनके पिताजी जो है प्रमुख विरोधी थे और धुर विरोधी थे, और उसके बाद ये भी कहते थे कि अगर मुझे सरकार कांग्रेस के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये तोड़ा। लेकिन मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को समझ आ गया है और वो परिस्थिति भांप रहे हैं। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे अपने बल पर जब 90-95 सीट लड़ रहे हैं, तो अगर उनकी 30-40 सीट्स भी आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में, और यदि बीजेपी की 100 सीट्स आती हैं जी जी, और शिंदे की भी सीट्स आती हैं जी, तो मुझे लगता है कि महायुति में अजीत पवार जो है नगण्य साबित होंगे और अजीत पवार बाहर जाते नजर आएंगे। तो जब नया अलायंस दिखेगा आपको, तो नया अलायंस, मेरी एस्टिमेशन है कि नया अलायंस में बीजेपी, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इस तरह से जो शिवसेना है ओरिजिनल जी, दोनों साथ साथ चल रही होंगी उप मुख्यमंत्री के रूप में, और फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और उसके साथ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे 2 डिप्टी सीएम होकर आने वाले टाइम में अलायंस चलाएंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर उनके साथ अभी तो लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा दल उभर कर आएगा वो बीजेपी होगी, और उस बीजेपी के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे फ्यूचर में अपनी पश्चाताप करते हुए पुराने समय की, और वो बीजेपी के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर आपको शिवसेना के दोनों गुट जी एक साथ अलायंस में होते नजर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वाकई में इस चुनाव के बाद अलायंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। हाँ, आपने सही शब्द दिया कि चुनाव के बाद आपको महायुति का नया स्वरूप देखने का लगेगा, और अजीत पवार शरद पवार के पास वापस जाते हुए या फोर्सफुली वापस भेज दिए जाएंगे या अप्रासंगिक सी स्थिति में बने रहेंगे। लेकिन नए समीकरण के अंतर्गत फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और उद्धव दोनों उप मुख्यमंत्री होकर दोनों पुरानी शिवसेना को अलग अलग रहकर भी साथ साथ चलाते हुए नजर आएंगे, और हिंदुत्व की धारा फिर से वो बीजेपी के साथ बहाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे
अगर महाविकास आघाड़ी से लड़ रहे हैं तो उनके समर्थन में मुस्लिम नहीं वोट देगा, और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की जो 90 सीट्स हैं तो हमें नहीं लगता कि वो इतने प्रभावशाली होंगे महाविकास आघाड़ी में जिसमें वो कोई बार्गेन कर पाएँ और मुख्यमंत्री का पद मांग पाएँ। तो ऐसी स्थिति में उनके पास, फडणवीस के पास रास्ता जाने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो सक्सेना साहब, मेरा ये मानना है, तो क्या आपको लगता है कि टोटल विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? लगभग 290 से ऊपर है। जी, मैं सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ, अगर बीजेपी 100+ जीत गई जी तो वो समीकरण बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में होगी। 100+ में तो डाउट हो सकता है, क्योंकि और वो लोग 80 सीट्स लड़ रहे हैं, और नहीं वो अगर 120 इनकी सीट्स आती हैं। देखिए, मुस्लिम वोट बिखर गया है, अब पहला जैसा नहीं रहा है। ऐसे मराठा का जो आधारभूत वोटर था, जो पवार जी के संग था, वो भी बिखर गया है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा है वो ईडी वाला, काफ़ी लोग ईडी, मतलब आप बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कैपिटलिस्ट का महाराष्ट्र के चुनाव में, और वो एकदम एक तरफ हो गए। मुझे लगता है शरद पवार भी साइलेंटली बीजेपी को रास्ता देंगे, जैसे जिस तरह से उन्होंने अजीत पवार को जाने का रास्ता दिया। अजीत पवार, अगर शरद पवार चाहते तो उन्होंने ना तो कोर्ट में मुकदमे बहुत स्ट्रांगली किए। मैं तो आपको कह रहा हूँ, अनडिक्लेयर्ड अलायंस है जी, चाचा और भतीजा का गेम है। अब वो क्योंकि अजीत पवार अभी इसलिए महायुति में बने हुए हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसा कि आपने कहा कि मराठा, वो पिछली बार नहीं तोड़ पाए, अब की बार वो फिर प्रयास करेंगे। तो प्रयास करने के बाद कुछ सीट्स 15, 20, 25 उनकी सीट्स आ सकती हैं। इस तरह से ही उद्धव ठाकरे की भी उतनी होंगी। तो ऐसी स्थिति में असुद्दीन ओवैसी एक भी सीट नहीं जीत पाए वहाँ पे जी, मैं कह रहा हूँ। पर जो वोट बैंक मुस्लिम का है उसको सीधा इम्पैक्ट। लेकिन मुझे सक्सेना साहब, मुझे इस बात का डाउट है कि मुस्लिम ओवैसी को कुछ मत देंगे, 1-2% मिल सकते हैं। देखिए, औरंगाबाद, जो उनके औरंगाबाद वगैरह जो सीटें हैं वो तो जीतते भी रहे हैं, और उनके वोट बैंक हैं, लोकल सेल बॉडी में भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वोट बैंक तो है ही। उनके 5-7 सीटें, उन्हें वोट मिलेगा उतना ही कांग्रेस का, और इनका वोट कम, उतनी उनके 5-7 सीट्स नगण्य से ही साबित होंगी, वो किसी निर्णायक वाली स्थिति में तो होंगे नहीं। वो वोट रिड्यूस कर देंगे। बीजेपी जीत सकती है तो उन वोटों, उन सीटों पे, तो जैसा कि मानना है आपका कि 100 से ऊपर सीट बीजेपी की हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर एक नेचुरल अलायंस बनाएंगे। अजीत पवार यदि टिकना चाहेंगे तो वो एक बैसाखी साथ में हो सकती है, जिसका कि कोई आधार नहीं होगा। वो जब चाहे वापस जाना चाहे या वो लगे रहें, लेकिन आने वाले समय पर अजीत पवार कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उप मुख्यमंत्री बनने का नंबर मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का आएगा। उन्हें छोटे भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर निभानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर में शिवसेना फिर से आपस में विलय करके भी बीजेपी के साथ नेचुरल प्रोसेस में आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और नवंबर में ये रूप आपके सामने देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। धन्यवाद।